अब पढ़ेंगे क्या, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है, क्या है कार्य, वर्क। वर्क क्या है, क्रिया, किसी का क्रिया का किया जाना, ये होता है कार्य। जैसे पढ़ना लिखना गाड़ी चलाना यही सब है ना। तो क्या है, कार्य की माप, लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या, एफ एस है ना, W इक्वल टू एफ एस। एफ क्या है, फोर्स, और एस क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अर्थात वर्क इक्वल टू कार्य इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन। और कार्य जो है दो वेक्टर क्वांटिटी, दो सदिश राशि का गुणनफल है, परंतु कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कार्य का, वर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर कैसे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। एफ का क्या हो गया, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या, कितना डिस्प्लेस हुआ, कितनी लेंथ से डिस्प्लेस हुआ, मतलब मीटर है ना, न्यूटन मीटर। ये क्या है, वर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में जूल कहा जाता है। जूल किसको बोलते हैं, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। इसका मात्रक जे है, कैपिटल जे। ठीक है, एक जूल काम इक्वल टू एक न्यूटन फोर्स इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन, यह है 1 मीटर। और फोर्स कितना है, 1 न्यूटन फोर्स, और काम कितना हो जाएगा, 1 जूल काम इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स इंटू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट एस एक ही दिशा में नहीं है, बल्कि दोनों की दिशाओं के बीच में थीटा का कोण बनता है, तो काम क्या होगा, कार्य मतलब वर्क इक्वल टू होगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो अपन जानते हैं कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, कॉस जीरो की 1 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कॉस इसको अपन को मैक्सिमम करना है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा को अपन को मैक्सिमम करना है, तो अपन को 0 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कार्य का मान, काम का मान, वर्क का मान मैक्सिमम तभी होगा जब बल, फोर्स एवं फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच 0 डिग्री का कोण बने, क्योंकि कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। तो पुट कर दे, तो W इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, एफ एस है ना, W इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 इक्वल टू 1 की वैल्यू रख दे, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, इसमें कॉस 0 रख दे, तो W इक्वल टू एफ एस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो काम होगा ना वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 अज्यूम करो। ठीक है, इसी प्रकार जब फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब वर्क का, कार्य का मान 0 होता है। इसके लिए तुमको कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अब पुट कर दे कॉस 90 डिग्री, तो W इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा काम 0 हो जाएगा। अब आया क्या, शक्ति। शक्ति क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर की परिभाषा क्या दी है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर कैसे निकालेगा, पहले निकालेगा कार्य मतलब W, और उसकी दर निकालना है, किसी की दर निकालते हैं तो T से भाग दे देते हैं, तो पावर इक्वल टू W अपॉन T होता है। ठीक है, कार्य करने की दर को, कार्य करने की रेट को बोलते हैं क्या, पावर, शक्ति। ठीक है, यदि किसी कर्ता के द्वारा, मतलब कोई भी जो काम कर रहा है उसके द्वारा W कार्य T सेकंड में किया जाए, तो पावर इक्वल टू W अपॉन T होता है। पावर का SI यूनिट वॉट आता है, वॉट, WA वॉट। इसको जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया था, कैपिटल W से दिखाते हैं वॉट को। 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, और इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन मीटर सेकंड। ठीक है, अब क्या है, मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति, हॉर्स पावर में नापते हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। वॉट सेकंड WS क्या होता है, यह है ऊर्जा या कार का, एनर्जी या वर्क का यूनिट है, वॉट सेकंड। ठीक है, 1 वॉट सेकंड इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकंड, और यही होता है जूल। ठीक है, 1 वॉट सेकंड इक्वल टू जूल होता है। अब आया क्या, वॉट घंटा, वॉट आवर WH, ये क्या है, यह भी एनर्जी या वर्क का यूनिट है। क्या हो जाएगा, 1 वॉट आवर इक्वल टू 3600 जूल होता है। ठीक है, अब क्या आया, किलो वाट आवर KWH, यह भी एनर्जी या फिर वर्क का यूनिट है। कैसे भाई, देख, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1000 वॉट आवर। ठीक है, और इसी का मतलब क्या होता है, 1000 वॉट इंटू 1 आवर। फिर क्या है, इसी को कर खोल, तो 1000 इंटू 1 आवर को सेकंड में चेंज कर दिया, तो 10 की पावर 6 सेकंड होता है 1 आवर है ना। तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकंड। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अब क्या है, वॉट, किलो वॉट और मेगावाट तथा हॉर्स पावर, ये सब शक्ति के, पावर के मात्रक हैं। ठीक है, अब क्या है, वॉट सेकंड, वॉट आवर, किलो वॉट आवर, ये वर्क और एनर्जी के यूनिट है। अब आया क्या, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ये क्या है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा या एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा या एनर्जी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका SI यूनिट जूल होता है, जूल। ठीक है, वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे एनर्जी या ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा या एनर्जी 2 टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहला क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है, किसी वस्तु के मोशन के कारण है, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसको काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि m मास की कोई वस्तु
v वेलोसिटी से चल रही हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अर्थात किसी वस्तु का मास डबल करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए के ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम जो है सिंगल आता है, वी मतलब वी स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला रख के आ जाएगा। तो क्या है भाई, किसी वस्तु का मास डबल करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी और मास को आधा करने पर काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी। अब दूसरा देख, मास का तो इधर उधर कर लिया, अब देख वेग का, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या है, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वहां पर भी है ना, वी स्क्वायर है, तो कुछ भी रखेगा उसका स्क्वायर होकर आएगा। तो क्या बोला है किसी वस्तु की वेलोसिटी डबल करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी और किसी का वेग आधा करेगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। आधा मतलब 1/2, वहां वी की वैल्यू रखेगा तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी यहाँ पर क्या है, संवेग मतलब मोमेंटम इक्वल टू पी एम वी, पी इक्वल टू एम वी, द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मतलब संवेग और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप ले, के ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अर्थात संवेग को मतलब मोमेंटम को डबल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। पहले तो पी ही रहेगा, फिर ये पी को जब डबल करेगा तो यहाँ पर पी स्क्वायर लिखा है तो 4 हो जाएगा, 4p स्क्वायर मतलब 4 गुना के हो गया। अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है, किसी वस्तु में उसकी अवस्था, स्टेट या स्थिति, पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की एनर्जी, घड़ी की चाबी में स्टोर्ड एनर्जी, ये सब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की एनर्जी, ये सब पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। पीई इक्वल टू mgh होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू h मतलब हाइट, ऊंचाई, ठीक है। अब देख, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोल दिया ये, एनर्जी का ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात विश्व की टोटल एनर्जी नियत रहती है, नियत है ना, नियत जितनी है उतनी ही रहेगी। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, चेंज होता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण देख ले भाई, उपकरण बोलूंगा और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, एनर्जी किससे किस चीज में बदलेगी, ठीक है। अब आया क्या, सौर सेल में तेरे को क्या लगता है, लाइट लेगा तो फिर लाइट से फिर लास्ट में क्या लेगा, इलेक्ट्रिक लेगा, सीधी सी बात है। तो जो सौर सेल होता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, मतलब सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर आया डायनेमो, मोस्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ तेरे को, मोस्ट मस्त शॉर्टकट, डायनेमो है ना, मो से डायनेमो, लास्ट में किससे खत्म हुआ, एम से ना। तो यहीं से मैकेनिकल पकड़ लेना, और मैकेनिकल के बाद तू का यूज करेगा, इलेक्ट्रिकल ही ना करेगा। तो डायनेमो आया ना, डायनेमो में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है, रूपांतरित होती है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब आया क्या, इलेक्ट्रिक मोटर, तो नाम ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक है ना, तो पहले इलेक्ट्रिक ही रहेगा ना, और फिर इससे काम करवाएगा, मैकेनिकल करवाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आएगा माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन लगा के तो सुनना लेगा, पहले बोलेगा, फोन बोल रहा है, फोन पहले बोलेगा, है ना। तो माइक्रोफोन में क्या होता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरण होता है। माइक्रोफोन का ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब आएगा लाउड स्पीकर का घोंगा तेरे तरफ खुला रहता है ना, साउंड सुनने के लिए, मतलब लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, साउंड एनर्जी, ठीक है। होगा कैसे, तू गाएगा तो बिजली के थ्रू घुसेगा, तो लाउड स्पीकर क्या होगा, लाउड स्पीकर ये क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, क्या, लाउड स्पीकर, ठीक है। अब आया क्या, सितार मतलब गिटार क्या कर सकता है, क्या सुनेगा उससे, तो सुनेगा आवाज, है ना, ये तो प्रोडक्ट रहेगा, बाई प्रोडक्ट लास्ट में बनेगा, स्टार्टिंग कहां से करेगा, सितार यंत्र है, ठीक है। अब सितार क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में रूपांतरण करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में गिटार चेंज करता है। अब आया क्या, बल्ब, ट्यूबलाइट और हीटर ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं, मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब आया क्या, मोमबत्ती का जलना, है ना, मोमबत्ती का जलना ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब मोमबत्ती का जलना कैसे मोमबत्ती का जलना कैसे, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मोमबत्ती। अब आएगा कोयले का जलना क्या करेगा, लास्ट में क्या देगा, कोयले से ऊष्मा, है ना, स्टार्ट क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को। तो कोयले का जलना होता है केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है, कोयले के जलने में रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है।
केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में रूपांतरण होता है इसमें जब कोयला को जलाते हैं। फिर आएगा इलेक्ट्रिक सेल। सेल को क्या होता है भाई, सेल को तू रखे रहेगा, किसी ने लगाएगा तो वो चलने लग जाएगी कोई चीज, विद्युत ऊर्जा मिल गई। तो विद्युत सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल में अंदर क्या भरा होता है, केमिकल नंबर होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब आएगा इंजन। इंजन 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 क्या करता है, इंजन को सबसे पहले गर्म करता है फिर वो काम करता है। तो इंजन क्या करता है, इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन, इंजन। अब आएगा प्रकाश विद्युत सेल, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या करता है, फोटो बोला, फोटो प्रकाश लेगा, प्रकाश से बिजली बनाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब आया क्या, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, नया टॉपिक, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ये क्या होता है, सूर्य जो है ऊर्जा का विशाल स्रोत है। ठीक है, सूर्य का लगभग 70% मास हाइड्रोजन से और 28% मास हीलियम से तथा 2% अन्य तत्वों से, अदर एलिमेंट से बना है। सूर्य के केंद्र कोर का, सूर्य के केंद्र मतलब कोर का, CORE, कोर का टेम्परेचर 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन होता है और सूर्य के कोर का दाब, प्रेशर, ये कितना होता है, 2 × 10⁶ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। सूर्य के कोर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, फ्यूज होता है वहां पर, फ्यूज नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के कोर से, केंद्र से 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस फ्यूज होकर, संलयित होकर हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं जिसमें बहुतायत मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। सूर्य से प्रति सेकंड 3.86 × 10⁻26 जूल एनर्जी निकलता है। यह एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एवं चार्ज्ड पार्टिकल के रूप में निकलता है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देख ले भाई फिर से, सूरज से प्रति सेकंड 3.86 × 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एवं चार्ज्ड पार्टिकल के रूप में रिलीज होती है। पृथ्वी पर सूर्य की एनर्जी मुख्यतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचती है जिसे सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण कहते हैं। रेडिएशन के गुण उसके अंदर उपस्थित वेव के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। हीट का अनुभव, ऊष्मा का अनुभव, हीट का अनुभव कराने वाली रेडिएशन को इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक है, एवं वस्तुओं को दिखाने वाली रेडिएशन को लाइट रेडिएशन, जिसको विजिबल रेडिएशन, दृश्य विकिरण या फिर प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब आया क्या, गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण आया भाई। गुरुत्वाकर्षण क्या है भाई, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटेशन। ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्सेज में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, वीकेस्ट फोर्स है। फंडामेंटल फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स है कौन, ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो यूनिवर्स में प्रत्येक हर एक पार्टिकल या फिर हर एक पिंड या ऑब्जेक्ट के बीच उनके द्रव्यमान, मास के कारण लगता है। इसे न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था। क्या है अब, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलिए, ये ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तु के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके मास मतलब द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि m1 और m2 दो मास हैं, दो पिंड हैं m1 m2 मास के, और उनके बीच की दूरी r है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होगा भाई, F प्रोपोर्शनल टू m1 × m2। ठीक है, फिर दूसरा क्या, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन दोनों को मिला दे तो F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएगा तो कैपिटल G आएगा, कैपिटल G। ठीक है, ये ग्रेविटी वाला चल रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहा है F। वो जो स्मॉल g है वो अलग है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। और ये क्या है, ये अपना क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन है ये, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन है ये। क्या बोल दिया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, F = G, कैपिटल G m1 m2/r²। यहाँ पर क्या है, कैपिटल G एक कांस्टेंट है। ठीक है, कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, देख भाई फॉर्मूला फिर से सुन, कैपिटल F = कैपिटल G × m1 m2/r²। ठीक है, जो कैपिटल G है उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, कैसे आया पता है, जो फॉर्मूला पढ़े थे F = G, कैपिटल G m1 m2/r²। तो यहाँ पर G को यहीं रख, बाकी सबको वहाँ भेज दे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल G = F/r²/m1 m2। ठीक है, तो m1 m2 जो है किलोग्राम का मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो किलोग्राम m1 का क्या होता है, किलोग्राम ना होता है, और F का क्या होता है, न्यूटन होता है, R का क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ मतलब मीटर। तो क्या है, कैपिटल G
कैपिटल जी का यहीं से निकल जाएगा भाई, रख लेना, इतना कष्ट कर ले दिमाग से। अब क्या है, गुरुत्व ग्रेविटी है ना, ये अलग है, गुरुत्व ग्रेविटी ये अलग है। न्यूटन के ग्रेविटेशन के नियम में ग्रेविटेशन वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच काम करता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी पर हो तो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। अतः ग्रेविटी वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अतः गुरुत्व, गुरुत्व मतलब ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब ग्रेविटेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ग्रेविटी, गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स के कारण ही पृथ्वी की सतह से मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तु वापस पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। अपन पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटी, गुरुत्व क्या है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम, ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन के नियम में गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच काम करता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो और तो गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशन को ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। इसमें से एक अगर पृथ्वी हो तब उसको बोल देते हैं ग्रेविटी, इसीलिए जी का मान फिक्स हो जाता है, ठीक है, स्मॉल जी का मान, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच काम करता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण को, ऐसे ग्रेविटेशन को ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी, गुरुत्व, ठीक है। अतः ग्रेविटी वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अतः ग्रेविटी ग्रेविटेशन का एक एग्जाम्पल है, ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। गुरुत्वीय बल, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं गुरुत्व बल, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी के जमीन से मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तु वापस पृथ्वी की जमीन में ही आ जाती है। अब आया क्या, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देख ले, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फ्रीली, मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स के कारण पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगती है। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के पास, पृथ्वी के जमीन के पास आती है, उसकी स्पीड, वस्तु की स्पीड बढ़ती जाती है। अतः उसके स्पीड मतलब वेलोसिटी, वेग, स्पीड सब वही है इसमें, समझ मेरे भाई, मेन चीज समझ। अतः उसके वेग में एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। इसी एक्सेलरेशन को गुरुत्वीय त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यदि किसी वस्तु का मास m हो तो इस पर काम करने वाला गुरुत्वीय त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वस्तु का भार मतलब mg के बराबर होगा, ठीक है। अतः गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस फोर्स के बराबर होता है जिस फोर्स से पृथ्वी यूनिट द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करता है। यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान, मास इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। इसे स्मॉल जी से दिखाते हैं। और स्मॉल जी का यूनिट है क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति किलोग्राम, ये आएगा। न्यूटन प्रति किलोग्राम ये नया है। जो स्मॉल जी की यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है या फिर न्यूटन प्रति किलोग्राम होती है। अब क्या आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी एवं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ना, कैपिटल जी वही है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। इन दोनों में रिलेशन, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन देखना है अपन को। देख भाई, पृथ्वी का मास कैपिटल ME हो और पृथ्वी की रेडियस कैपिटल RE हो, E मतलब उसके पैर में लिखा है ना, RE मतलब E पैर में लिखा है छोटा सा, तो क्या है, पृथ्वी का मास ME हो मतलब अर्थ का मास और पृथ्वी की त्रिज्या RE हो मतलब अर्थ का व्यास, वो त्रिज्या, ठीक है। तो पृथ्वी का कुल मास, द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित रहता है, सेंटर्ड होता है, ठीक है। माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ये दूसरा वाला है ना, ये स्मॉल m है, पृथ्वी, जमीन अथवा उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है। और वही वस्तु, देख, माना कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और यही जमीन से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के रिलेटिव पृथ्वी तल से मतलब जमीन से वस्तु की दूरी उपेक्षणीय है, बहुत कम है, ठीक है। अतः वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी RE के ही बराबर मानी जाएगी। अतः गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के नियमानुसार पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G M मतलब कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ये R स्क्वायर मतलब रेडियस है किसका, पृथ्वी का ना, RE स्क्वायर बोलेंगे, RE स्क्वायर, ठीक है। फिर से सुन, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G MEM मतलब कैपिटल M लिखा है फिर उसके नीचे E, ठीक है, फिर उसी के मल्टीप्लाई में स्मॉल m, ये वस्तु वाला स्मॉल m है और ये कैपिटल वाला अर्थ वाला मास है, अपॉन R स्क्वायर, ये R स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। अब देख, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार फोर्स के कारण वस्तु में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g उत्पन्न होता है। इसलिए फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू ma होता था ना, एक्सेलरेशन a होता था, तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन स्मॉल g है, तो यहाँ पर कैपिटल F इक्वल टू mg हो जाएगा, स्मॉल m इंटू स्मॉल g, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन जो ये था, कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल G MEM अपॉन RE स्क्वायर,
ये पहला इक्वेशन। और दूसरा वाला इक्वेशन कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल जी। ये दोनों इक्वेशन को जब मिलाएगा तो mg मतलब स्मॉल m इंटू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल ओ कैपिटल G m e m अपॉन r e स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेगा तो छोटा वाला g स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m e अपॉन r e स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या हो गया भाई, इससे स्पष्ट हो गया कि गुरुत्व जनित त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g का मान मास पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः भिन्न भिन्न अलग अलग द्रव्यमानों मासेस स्केल की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में मतलब वैक्यूम में ऊपर से नीचे गिराएं। देख वैक्यूम की बात हो रही है, वैक्यूम की ना। तो क्या बोला है इसमें, क्या बोला है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये स्मॉल g इसका मान मास पर डिपेंड नहीं करता। स्मॉल g का मान मास पर डिपेंड नहीं करता भाई। जो अपन फॉर्मूला पढ़े हैं स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m e अपॉन r e स्क्वायर। तो यहाँ पर m e अर्थ का मास है ना, तो जो वस्तु जो दूसरी वाली थी उसका m तो आया ही नहीं, यहाँ पर कट गया इक्वेट करने में। तो यही बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का मान मास पर निर्भर नहीं करता, उसी के मास पर, अपने मास पर। अतः अलग अलग मासेस की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में मतलब वैक्यूम में ऊपर से नीचे गिराएं तो उसमें समान त्वरण मतलब सेम सिमिलर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अर्थात समान ऊंचाई से एक साथ गिराने वाली वस्तु पृथ्वी पर एक साथ ही पहुंचेगी नीचे। और वायु की उपस्थिति में मतलब अब जब हवा है तो वस्तु पर वायु का विस्कस ड्रैग, शान आकर्षण तथा उत्प्लावन प्रभाव बुयांसी इफेक्ट। ठीक है, क्या बोला, वायु की उपस्थिति में वस्तु पर वायु का शान कर्षण मतलब क्या, विस्कस ड्रैग तथा उत्प्लावन प्रभाव बुयांसी इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। इस कंडीशन में भारी वस्तुओं का एक्सेलरेशन हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक रहता है। इसी कारण भारी वस्तुएं हल्की वस्तु के कंपेयर में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। अब क्या है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक है, 45 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश तथा समुद्र तल पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अन्य स्थानों पर स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का मान थोड़ा सा अलग रहता है अन्य स्थानों पर। तो स्मॉल जी के मान में अलग होने का कारण क्या है, देख ले। जमीन से मतलब पृथ्वी तल से स्मॉल जी का मान मिनिमम कब होगा, इक्वेटर पे। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल्स पे। समझा। अपन फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मतलब स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी फिर एम ई लिखा है मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर। ये आर ई स्क्वायर क्या है, रेडियस है किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, इसमें डिपेंड करेगा, देख ले। तो यहाँ पर क्या बोला है कि पृथ्वी तल पर जी का मान मिनिमम कहाँ पर रहता है, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ रहता है स्मॉल जी का वैल्यू, पोल्स पे, ध्रुवों पे। इसके दो कारण हैं, क्या, पृथ्वी का आकार। ठीक है, फिर फॉर्मूला देख, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, आर ई स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई क्या है, अर्थ का मास, और कैपिटल जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब बोला है कि स्मॉल जी का मिनिमम मान इक्वेटर पर रहता है। का है भाई, फॉर्मूला देख, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बता कि इक्वेटर पे ये जो आर होगा, पृथ्वी का त्रिज्या इक्वेटर पे ज़्यादा रहता है, और यहाँ पर आर ई जो है डिनोमिनेटर में है। तो आर यहाँ पर ज़्यादा है तो स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी, सीधी सी बात है ना। डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो पूरी उसकी स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी। तो इसीलिए जो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा रहता है पृथ्वी का, तो इसी के कारण स्मॉल जी की वैल्यू वहाँ पर कम होती है। अब आया पोल्स के लिए। पोल्स में क्या है, पोल्स में क्या है, मैक्सिमम रहता है ना, स्मॉल जी का वैल्यू मैक्सिमम रहता है पोल्स में, क्योंकि पोल से क्या है, रेडियस कम रहता है। पोल्स में रेडियस कम रहता है अर्थ का, चपटी है ना, तो आर की वैल्यू कम होगी, और आर है डिनोमिनेटर में, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कम होगी क्योंकि पोल्स में आर की वैल्यू कम रहती है, चपटा रहता है ना। पोल्स में आर ई की वैल्यू कम रहती है, तो आर की वैल्यू डिनोमिनेटर में है, कम रहेगी, तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या है कि जमीन पर स्मॉल जी का मिनिमम वैल्यू इक्वेटर पे और मैक्सिमम वैल्यू पोल्स पे होता है। ठीक है, और क्या है, सेकंड वाला क्या है, पृथ्वी का अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना, इसके कारण स्मॉल जी की वैल्यू जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी मतलब वही स्मॉल जी चल रहा है, तो स्मॉल जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ये होगा क्या, इक्वेटर में, जहां जी डैश घटते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रभावी मान है, इफेक्टिव वैल्यू है। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः है ना, एक्सिस के अराउंड घूमना बंद कर दे तो ओमेगा इक्वल टू 0, तो पोल्स के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर स्मॉल जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अब होगी, इस प्रकार यदि पृथ्वी अपनी एक्सिस के अराउंड वर्तमान गति से 17 गुना अधिक गति से घूमने लगे तो इक्वेटर भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी 0 हो जाएगा, 0। अर्थात पृथ्वी के रोटेशन स्पीड घटने पर स्मॉल जी का मान बढ़ जाएगा और घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाएगा।
अब क्या है, जमीन से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान कम होता है। तो जमीन से ऊपर जब जाएगा तब स्मॉल जी का मान कम होता है। और मान होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए क्या है, ऊपर जाने के लिए जमीन से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी, अब पूरा कोष्टक में चलेगा 1 माइनस, ठीक है, अब अलग से होगा 2h अपॉन आर ई, अब कोष्टक क्लोज कर, ठीक है, के बराबर होता है। फिर से सुन, जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी, अब सब कोष्टक में चलेगा 1 माइनस, अब ये अलग है ना, 2h अपॉन आर ई, कोष्टक क्लोज कर दे, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ठीक है, 1 और 2h अपॉन आर ई अलग है और दोनों के बीच में क्या है, साइन माइनस है। तो जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी डैश इक्वल टू जी मतलब स्मॉल जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये जब ऊपर जाते हैं तब जी का मान कम होता है, इतना हो जाता है। अब क्या बोला, जमीन से नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान तब भी में घटता है, लेकिन तब सूत्र क्या रहेगा नीचे जाने में, जी डैश इक्वल टू जी मतलब स्मॉल जी, आप कोष्टक में 1 माइनस h अपॉन आर ई रहेगा। ऊपर जाने में 2h अपॉन आर ई रहता है और जमीन के नीचे जाने पर h अपॉन आर ई रहता है, ठीक है। अब क्या है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार, वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, ठीक है, भार में चेंजेस, वेट में चेंज किस प्रकार होता है देख ले। पहला, जब लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाती है तो हमारा वेट बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। मतलब क्या, वर्चुअल भार W इक्वल टू वास्तविक भार mg मतलब स्मॉल m अपॉन स्मॉल m इंटू जी प्लस ma, ठीक है। ये जो mg है ना, mg ये अपना है आदमी का, और जो वो ma है वो लिफ्ट का है, ठीक है, जहाँ स्मॉल m जो है व्यक्ति का मास है। इसलिए क्या हो जाएगा भाई, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा जब ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन से। दूसरा क्या है, जब लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन ए से नीचे आती है तो इस दिशा में व्यक्ति का वर्चुअल भार घटा हुआ प्रतीत होगा। इसमें क्या हो जाएगा, वर्चुअल वेट कहाँ जा रही है, नीचे ना, नीचे जाएगी तो माइनस होगा। तो W इक्वल टू mg माइनस ma, ये जो mg है ना ये आदमी का भार है और जो ma है वो लिफ्ट का चल रहा है। तो जब लिफ्ट नीचे आ रही है समान त्वरण से तो W इक्वल टू mg माइनस ma, ठीक है, भार कम हुआ समझ में आएगा। तीसरा क्या है, जब लिफ्ट एक समान वेग से, मतलब क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ठीक है, a इक्वल टू 0 से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई चेंज नहीं समझ में आएगा। चौथा क्या है, यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो वह फ्री मुक्त वस्तु की तरह नीचे गिरेगी। इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्मॉल जी हो जाएगा, स्मॉल ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल जी हो जाएगा। इससे क्या होगा, वेट इक्वल टू मतलब वही वर्चुअल वेट W इक्वल टू mg माइनस mg, है ना, mg माइनस ma, और दोनों बराबर हो गया a और g, तो टोटल W इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। पांचवा कंडीशन क्या है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते टाइम लिफ्ट का एक्सेलरेशन स्मॉल जी के एक्सेलरेशन से अधिक हो, है ना, मतलब a इज ग्रेटर देन स्मॉल जी हो, तब लिफ्ट में खड़ा आदमी लिफ्ट की फर्श से उठकर छत पर जाके मूड पड़वा लेगा। मतलब क्या, W इक्वल टू mg माइनस ma, ये सब छोटा है 0 से, ठीक है, अर्थात W अब नेगेटिव है, इसलिए वर्चुअल फोर्स व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह उठकर छत में अपना खोपड़िया पड़वा लेगा। अब आएगा सैटेलाइट उपग्रह। ये क्या होता है, किसी प्लेनेट के चारों ओर रेवोल्यूशन करने वाले पिंड को उस ग्रह का, उस प्लेनेट का सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे चंद्रमा, ये पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा मनुष्य ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े हैं जो लगातार पृथ्वी को रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आया क्या, उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। देखो भाई, मान लिया कि m मास का, स्मॉल m मास का एक सैटेलाइट VO मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ना, VO, V लिखा है, फिर उसके नीचे पैर में O लिखा है। तो क्या है, m मास का एक सैटेलाइट VO वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हो, तब उपग्रह का, सैटेलाइट का अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। फॉर्मूला देख ले, m स्मॉल m है ना, स्मॉल m VO स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू कैपिटल G me, कैपिटल M वाला m उसके नीचे E लिखा है, E इंटू वही स्मॉल वाला m उसके अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको काटे पीटेगा तो यही आएगा कि r इक्वल टू RE प्लस h, ठीक है, जहां RE पृथ्वी की त्रिज्या है और h पृथ्वी तल से जमीन से उपग्रह की ऊंचाई, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू सब रूट ओवर कैपिटल G me अपॉन r, ठीक है, ये रूट के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू रूट के अंदर G me मतलब कैपिटल me अपॉन RE प्लस h, ठीक है। अब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन कैपिटल RE स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, सीधे भाई उसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, स्मॉल g RE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G कैपिटल me, है ना। अब इसको सॉल्व करेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर मतलब रूट के अंदर स्मॉल g RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस h इक्वल टू
अलग से ना, इक्वल टू आर ई, मतलब कैपिटल आर ई अब रूट ओवर के अंदर रहेगा स्मॉल जी अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि उपग्रह का ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ उसकी जमीन से ऊंचाई एच पर डिपेंड करता है। उपग्रह जमीन से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही उसका वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मास पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कुछ है ही नहीं मास में, फॉर्मूला में मास पर डिपेंड नहीं करती। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एक ही रेडियस की ऑर्बिट में अलग अलग मासेस के सैटेलाइट का वेलोसिटी एक रहता है, समान रहता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, समीकरण में स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है, तथा h इक्वल टू 0 रखा जाए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू 7.9 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी जमीन के बहुत पास चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इंपॉर्टेंट है, जमीन तल से बहुत ज्यादा निकट चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पर क्या आ गया, उपग्रह का परिक्रमण काल, रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। क्या बोल दिया ये, सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी का एक चक्कर जितने टाइम में लगाता है उसे उसका रेवोल्यूशन पीरियड बोलते हैं। अतः रेवोल्यूशन पीरियड टी इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, सर्कमफेरेंस 2πr अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। ठीक है, इसी के इक्वल देख 2πr अपॉन vo इक्वल टू 2πre प्लस एच कोष्टक में है ना, 2π कोष्टक में कर आर ई प्लस एच सबके अपॉन में कर दे वीओ। ठीक है, वीओ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यही है यार, इससे स्पष्ट है कि सैटेलाइट का रेवोल्यूशन पीरियड भी केवल उसकी जमीन से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर डिपेंड करता है, और सैटेलाइट जितना अधिक दूर होगा उतना ही ज्यादा उसका रेवोल्यूशन टाइम होगा, परिक्रमण काल होगा। ठीक है, और क्या बोला है अब, सैटेलाइट का रेवोल्यूशन टाइम उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। और क्या बोल दिया, रेवोल्यूशन पीरियड के इक्वेशन में स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर तथा h इक्वल टू 0 पुट करने पर पृथ्वी के बहुत पास चक्कर लगाने वाले उपग्रह का रेवोल्यूशन पीरियड 84 मिनट होता है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी रहती है, 8 मीटर प्रति सेकंड, और ये क्या है, रेवोल्यूशन पीरियड ये 84 मिनट का रहता है। देख भाई, अब क्या है, तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह, इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्या होता है, यदि किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जमीन पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि उसका रेवोल्यूशन पीरियड, परिक्रमण काल, ठीक पृथ्वी की अक्षीय गति, एक्सियल मोशन के रेवोल्यूशन पीरियड मतलब 24 घंटे के बराबर हो, तो वह सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। इस प्रकार के सैटेलाइट को तुल्यांकी या भूस्थायी उपग्रह मतलब सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। इस सैटेलाइट को की निम्नलिखित विशेषता है। क्या है भाई, पहला, यह सैटेलाइट कौन सा, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की एक्सिस के परपेंडिकुलर विषुवत रेखीय तल में मतलब इक्वेटर के तल में रेवोल्यूशन करता है। दूसरा क्या है, यह वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, और यही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेवोल्यूशन पीरियड पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रेवोल्यूशन पीरियड 24 घंटे के बराबर होता है। और यही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी तल से 36,000, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जमीन से मतलब पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, रेवोल्यूशन करता है। अब क्या है, सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के उपयोग क्या है भाई, टीवी सिग्नलों को रिफ्लेक्ट करके टीवी के प्रोग्राम को टीवी सेट्स पर दिखाया जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करके। ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, मौसम संबंधी फोरकास्टिंग के लिए भी। अब आया क्या, स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। ये क्या है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं वह उतनी ही ज्यादा ऊंचाई तक ऊपर जाती है। यदि स्पीड को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वस्तु ग्रेविटेशनल फील्ड को, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके स्पेस में, अंतरिक्ष में चली जाएगी और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। यही मिनिमम स्पीड को, यही मिनिमम वेलोसिटी को स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, अब सुन, अतः स्केप वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके चली जाती है और दोबारा पृथ्वी पर वापस मुंह दिखाने नहीं आती, है ना। तो क्या है भाई, जमीन से स्केप वेलोसिटी का मान मतलब पृथ्वी तल से स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग का मान इस सूत्र से निकाला जाता है भाई, देख लेना। स्केप वेलोसिटी VE इक्वल टू √2GR, जो यहाँ पर जो R है, कैपिटल R, ये अर्थ का रेडियस है, और जो स्मॉल g है अंदर
वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक बार और सुन ले, पलायन वेग स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्केप वेलोसिटी E इक्वल टू रूट ओवर 2g r। तो ये r जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है, और जो वो स्मॉल g है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। जहां पर स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इक्वेशन में स्मॉल g और कैपिटल R की वैल्यू रखने पर, वैल्यू रख देगा भाई, होती है वैल्यू स्मॉल g की 9.8 होती है, और E की भी अभी बताया था, रेडियस ऑफ अर्थ की 6.4 × 10⁶ मीटर ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसकी वैल्यू उसमें रख देगा, तो स्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 11.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। स्केप वेलोसिटी है, स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, पलायन वेग स्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अतः यदि जमीन से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेलोसिटी से ऊपर किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिया जाए तो वह वस्तु जमीन पर वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो किसी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी VO इक्वल टू रूट ओवर जी आर ई होता है, जी आर ई ना, रूट ओवर, रूट के अंदर है स्मॉल जी, आर ई वही है यार, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तथा जमीन से स्केप वेलोसिटी VE इक्वल टू VE स्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर 2g RE, वही है, दोनों सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, स्केप वेलोसिटी ना VE इक्वल टू रूट 2, और इसके बाहर है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी VO, मतलब क्या VE इक्वल टू रूट 2, फिर अलग से लिखा है इसी में मल्टीप्लाई होकर, रूट के अंदर नहीं है VO, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट 2 गुना होता है, रूट 2 गुना होता है। स्केप वेलोसिटी जो होता है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट 2 गुना होता है, मतलब क्या VE स्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इसलिए यदि किसी सैटेलाइट की स्पीड को, वेलोसिटी को रूट 2 गुना या फिर 41% बढ़ा दें तो वह सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट को छोड़कर स्केप कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। फिर से देख ले, स्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट 2 ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है वेट लेसनेस इन सैटेलाइट, उपग्रहों में भारहीनता। क्या है भाई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर प्रत्येक वस्तु वेट लेसनेस की अवस्था में, भारहीनता की अवस्था में होती है, अर्थात इसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री को भी भारहीनता का अनुभव होता है। सैटेलाइट के सरफेस द्वारा यात्री पर लगाया गया रिएक्शन फोर्स 0 होता है, इसलिए सैटेलाइट के अंदर यदि कोई व्यक्ति गिलास से जल पीना चाहे, पानी पीना चाहे, तो वह उसे पी नहीं सकेगा, क्योंकि गिलास टेढ़ा करते ही उसमें से पानी निकलकर बाहर बूंदों के रूप में तैरने लगेगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को भोजन आदि पेस्ट के रूप में ट्यूब में भरकर देते हैं। अब देख भाई, चंद्रमा भी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, लेकिन चंद्रमा पर वेटलेसनेस, भारहीनता नहीं है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का मास अधिक होने के कारण चंद्रमा स्वयं अपने सरफेस पर स्थित व्यक्ति पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिसके कारण उसे कुछ वेट का, कुछ भार का अनुभव होता है, जिसे चंद्रमा पर व्यक्ति का वेट, भार बोलते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा के स्मॉल g का मान पृथ्वी के स्मॉल g के मान का 1/6 है, तो समझा, 1/6 है। चंद्रमा के स्मॉल g का मान, चंद्रमा के ग्रेविटी का मान पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/6 है, 1/6 है। अतः चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका शॉर्टकट है ईटा, EATA, ईटा, है ना। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति संबंधित केपलर का नियम, ईटा, EATA। देख भाई, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या पर बनाया था, ईटा क्या, EATA, ठीक है, EATA। पहला वाला E है क्या, इलेप्टिकल, और A है क्या, एरियल वेलोसिटी, और जो TA है वो टाइम रेवोल्यूशन पीरियड, और जो A है सेमी मेजर एक्सिस। तो पहला क्या है, ईटा, ठीक है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, ठीक है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करता है। सूर्य जो है प्लेनेट के ऑर्बिट के एक फोकस बिंदु पर स्थित है, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रत्येक ग्रह का एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ये ईटा वाला है ना, EA वाला, A से एरियल वेलोसिटी। तो प्रत्येक प्लेनेट का एरियल वेलोसिटी नियत रहता है, नियत, फिक्स रहता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका प्रभाव यह है कि जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब प्लेनेट सूर्य के दूर रहता है तो प्लेनेट की वेलोसिटी कम हो जाती है। अब आया तीसरा, TA वाला, TA है ना, TA क्या है ये, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने टाइम में लगाता है उसे उसका रेवोल्यूशन पीरियड बोलते हैं, परिक्रमण काल, कैपिटल T बोलते हैं, ठीक है। परिक्रमण काल, रेवोल्यूशन पीरियड का स्क्वायर, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी A, मतलब क्या, सेमी मेजर एक्सिस है ये A, टोटल लेंथ क्या थी, 2A थी, तो सेमी मेजर एक्सिस लेंगे, सेंटर से लेंगे तो आएगा A, इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब क्या, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल A क्यूब, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल A क्यूब।
इसका प्रभाव यह होता है कि सूर्य से ज्यादा दूर के ग्रहों का ऑर्बिटल रेवोल्यूशन टाइम भी अधिक होगा। प्रभाव क्या है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। ए क्या है? सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ 2a, आधा हो गया a, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। इसका प्रभाव यह है कि सूर्य से ज्यादा दूरी के ग्रहों का रेवोल्यूशन पीरियड भी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या? सूर्य के निकटतम ग्रह बुध मतलब मरकरी का रेवोल्यूशन पीरियड 88 दिन होता है, जबकि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून का रेवोल्यूशन पीरियड 165 ईयर 165 वर्ष होता है।